Hello, class 8th. A very warm welcome to our channel. Today we are going to start with the fourth lecture of your 8th chapter. Biology का जो 8th chapter है उसका fourth lecture करें. First 3 lectures हम कर चुके हैं. Now we are going to study about how to prevent diseases. जैसे कि हमने हमेशा से बचपन से कोई phrases होते हैं ना जो हमारे दिमाग में सेट होते हैं, जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा that prevention is better than cure. आप किसी चीज़ को अवॉइड करें, किसी सिचुएशन को, वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएं, प्रॉब्लम में आ जाएं और फिर उसका सोल्यूशन निकालें. तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच सिचुएशंस. तो वी ऑलवेज से ये गोल्डन रूल है दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज ऑलवेज बेटर दैन क्योर. कि आप उस चीज़ को अगर अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. नाउ प्रिवेंशन के क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम कि हम बीमारी को ना होने दें, कैसे हम बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं. तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस. सबसे पहला क्या है, ये सब चीज़ें ना डाइट से रिलेटेड होती हैं, कुछ पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड होती हैं. तो ये सब चीज़ें है ना, अवेयरनेस है. सबसे पहली चीज़ जो है वो है अवेयरनेस. ठीक है. सबसे पहली बात क्या है कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमें किसी भी बीमारी की, कि भाई बीमारी हमें है, या सॉरी ये बीमारी के ये सिम्टम्स होते हैं या ये इन वजह से होती है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करें. मतलब हमें नो हाउ होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम तभी तो उस बीमारी को प्रिवेंट करेंगे कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, हमारे कितने की टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है. वी शुड बी अवेयर अबाउट इट. सबसे पहले जो लगता है कि हमें जो मेजर लेना चाहिए, सबसे पहले वी शुड हैव अ प्रॉपर एजुकेशन. अवेयरनेस होनी चाहिए हमें बीमारी की. जैसे गवर्नमेंट जो है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब के लिए आजकल कितना अवेयर करती है लोगों को, है ना. कितने सारे प्रोग्राम चलाते हैं, एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, तो लोगों को पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें हैं, आप इनको अवॉइड करिए तो आपको डेंगू नहीं होगा. तो सिमिलरली सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस, एजुकेशन देनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए उस बीमारी के बारे में कि भाई ये ऐसा नहीं करना है. देन आपका जो पर्सनल डाइट है, हेल्दी डाइट खानी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करनी चाहिए. या सॉरी, बैलेंस डाइट को हम हेल्दी डाइट भी कह सकते हैं कि यू शुड ऑलवेज बी कंज्यूमिंग अ हेल्दी डाइट. वंस अ वाइल इट इज़ ओके टू इंडल्ज इन सर्टेन थिंग्स, कि आपका मन कर रहा है तो ठीक है, कभी कभी कुछ खा लेते हैं सब लोग, गड़बड़ मतलब, है ना. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ. बट यू शुड ट्राई एंड रिवर्ट बैक टू योर हेल्दी डाइट एज सुन एज पॉसिबल. वंस अ वाइल इट इज़ ओके टू टेक अ ब्रेक. चीट डे जिसको बोलते हैं ना, चीट डे. तो बाकी आप अपनी रेगुलर बैलेंस्ड हेल्दी डाइट खाइए. देन ईट फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. बहुत ज़्यादा महंगे एग्जॉटिक फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है. आप सीजनल फ्रूट्स खाइए जो कि सस्ते, नॉर्मल. सीजनल फ्रूट हमेशा सस्ता होता है, आप उसको कंज्यूम करिए. तो वो आपको सीज़न के हिसाब से, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट नरिशमेंट फॉर यू. वो उस सीज़न के हिसाब से जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है. ये नेचर ने हमें बहुत अच्छा सब कुछ दे रखा है, बस हमें उसको फॉलो करना है, अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी. ओके. देन ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड. कच्चा खाना नहीं खाना है, ओवर कुक्ड फूड नहीं खाना है, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही ना जो फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कम हो जाती है. Then you have to wash vegetables and fruits before peeling them and cutting them. साफ करके खाइए तो ज़्यादा बेटर है, गंदगी हट जाती है ना. दिस वॉज नॉर्मल जो हमें एक रूल फॉलो करने चाहिए, रूल्स नॉर्मल रूटीन फॉलो करना चाहिए, वो था. नाउ व्हाट अबाउट पर्सनल हाइजीन. हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए. हम पर्सनली साफ सुथरे रहेंगे, अपने आसपास की जगह को साफ रखेंगे. पर्सनल दैट इज सोशल. पर्सनल मतलब अपनी बॉडी का जो हमारे अंदर का सिस्टम है उसको साफ रखिए. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रोज़ नहाना चाहिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं नहाते नहीं हैं, सर्दियों में, गर्मियों में भी नहीं नहाते. मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे, वी यूज्ड टू टेल देम कि नहीं भाई प्लीज़ हैव बाथ. तो टेक रेगुलर बाथ विद अ गुड सोप. इट कीप्स द बॉडी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स, है ना. नॉर्मल सी बात है कि आप साफ सुथरे रहिए. देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. आफ्टर यूजिंग टॉयलेट यू शुड वॉश योर हैंड्स. कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड ट्रिम्ड. नेल्स को ज़्यादा बड़ा ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैशन बाद में हो जाएगा. अभी आप उसको साफ़ सुथरा रखिए.
ट्रिम्ड रखिए। वॉश योर आइज विथ कोल्ड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे। आँखों को ठंडे पानी से स्प्लैश करके वॉश करें ताकि जो भी उसमें अगर कुछ चला भी गया है तो वो रिमूव हो जाए। एंड क्लीन द नोज़, ईयर्स को ईयरबड से क्लीन करिए, नोज़ को क्लीन रखिए, हैंकी यूज़ करिए, एक प्रॉपर साफ़ हैंकी, उसको भी वॉश करवाते रहिए। यानी कि वो एक एक हैंकी चल रहा है पूरे हफ्ते भर, पॉकेट में पड़ा है कहीं, उसको यूज़ ही नहीं करे, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। ईयरबड्स यूज़ करो, कान साफ करने के लिए आप ईयर साफ करने के लिए ईयरबड्स यूज़ करो। डोंट यूज़ एनी शार्प ऑब्जेक्ट। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ये सब चीज़ें हैं, जब खाना खा के चुको तो आप एक बार गागल कर लो, कुल्ला कर लो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें जो कि आपको पेरेंट्स बताते हैं, उनको फॉलो करना है। सो दीज आर बेसिक हैबिट्स। डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपके टूथब्रश है, कोम्ब है, टाल है, ये किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर ना करो। एंड मैंने गर्ल्स को बोला था कि आपके जो मेकअप के आइटम्स होते हैं ना, प्लीज़ उनको भी शेयर मत करिए। ये कोई दोस्ती निभाने का तरीका नहीं है। डोंट शेयर योर लिपस्टिक्स, योर काजल, योर आई लाइनर एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स को टच कर रही हैं, इनको शेयर नहीं करना चाहिए। आपका जो जो भी है ना। ओके, हेल्दी हैबिट्स और क्या क्या हो सकते हैं। हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप करिए। हेल्दी हैबिट्स डेवलप करिए मतलब कि आप अपना ढंग से खाना खाइए, रेगुलर टाइम्स पे मील्स स्किप ना करें। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, नींद पूरी होने बहुत ज़रूरी, रात में मोबाइल ना देखें। अवॉइड टू मच ऑफ जंक फूड। एक्सरसाइज रेगुलरली, इट हेल्प्स टू कीप आवर मसल्स, हार्ट्स एंड लंग्स हेल्दी। हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक्टिव रहती है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। ये सारी चीज़ें हैं। देन आप पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखिए। पब्लिक हाइजीन का मतलब ये हो गया कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखें, हमारा जो वेस्ट है उसको ढंग से डिस्पोज करें, सैनिटेशन का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो पब्लिक हाइजीन में आती हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट एंड अदर डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज पाइप्स के थ्रू। मतलब जो हमारी सोसाइटी है, थोड़ी इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है। गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, है ना। गार्बेज को कवर डस्टबिन्स में रखा जाए, वाटर को स्टैगनेट नहीं होने दें, और ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज प्रिवेंट करेगा। वो साफ़ पानी गंदा पानी दोनों ही ना रुकने दें। रोड्स अच्छी होंगी, रोड्स में पडल्स नहीं होंगे तो वाटर वहाँ पे भी स्टैगनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। देन वन मोर थिंग इज़ कि अगर कोई पेशेंट, कोई बंदा बीमार है, कोई पेशेंट है, तो उसको आइसोलेट करके रखें, उसके ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए आप, और कांटेक्ट में आए तो प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ। जैसे ये भी बड़ा ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर कोई स्टूडेंट सिक है, इन्फेक्शस डिजीज़ है उसको, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को स्कूल ना भेजें। टीचर्स को चाहिए कि उस बच्चे को मना करें कि आप स्कूल ना आए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फीवर कम हो गया तो पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चे को स्कूल भेज देते हैं कि चलो भाई पढ़ाई मिस हो रही है। भाई आपके बच्चे की पढ़ाई मिस हो रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे बच्चों को तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय पेशेंट का ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि द पेशेंट हैज़ टू बी आइसोलेटेड एंड टीचर हैज़ टू टेक केयर कि बच्चा जब स्कूल आए तभी स्कूल आए जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सैनिटेशन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ के लिए, किस लिए? बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के लिए इम्यूनाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग। अब इम्यूनाइजेशन होता क्या है? इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ हो सकती है, उस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। इम्यूनिटी क्या है? हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की जो एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड resist their entry and resist their infection and resist the disease, that is known as our immunity। मतलब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंट्री तो करते हैं, आप उनकी एंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, वी आर टेकिंग इन एयर, एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे पैथोजन हैं, तो हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर जाएंगे ही जाएंगे। अब हमारी बॉडी को क्या करना है कि बॉडी को इतना स्ट्रांग होना है, इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी एंटीबॉडीज इतनी बढ़िया स्ट्रांग होनी चाहिए कि फटाफट जो भी पैथोजन आए उसको किल कर दे, खत्म कर दो। तो ये क्या है? ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। मतलब एक होती है इनहेरेंट इम्यूनिटी। इनहेरेंट वर्ड यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट। इनहेरेंट,
इनहेरेंट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि हेरिडिटरी है, जो कि हमें जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर होती है, वो मदर के मिल्क से आती है, मदर की एंटीबॉडीज भी तो हमारी बॉडी में होती हैं, तो वो नेचुरल है, इनहेरेंट है। वी आर ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू सर्टेन डिजीजेस, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि कुछ डिजीज से फाइट कर सकती हैं। फिर बाकी इम्यूनिटीज़ को हम, अच्छा ये भी चलो इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, 9th क्लास में पढ़ोगे आप, मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करी इसको। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी हो सकती है कि एक तो हमने वैक्सीन लगवाई, बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन होती है ना, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, व्हेन अ बेबी इज बोर्न, द हॉस्पिटल, दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल गिव्स अ प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रिंटेड वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन शेड्यूल टू दी मदर। उसमें डेट्स होती हैं कि हाँ इस डेट को, इस एज में बच्चे को ये वैक्सीन लगनी है, उसको लेके जाते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो क्योंकि याद नहीं रहता ना, पेरेंट को याद नहीं रहता है, तो दैट पर्टिकुलर कार्ड इज गिवन, ताकि वो ध्यान रहे उन्हें कि हाँ इस डेट को वैक्सीन लगनी है। तो दैट इज इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल या शेड्यूल। तो वो इम्यूनाइजेशन डेवलप करने के लिए है। ये तो हो गई कि अक्वायर्ड, आप वैक्सीन लगवा के इम्यूनाइजेशन डेवलप करें, इम्यूनिटी डेवलप करें, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, सॉरी, इम्यूनिटी डेवलप करें। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे नॉर्मल बच्चा है, कोई बीमार हो गया, उसको मीजल्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी बीमारियां ना एक बार होती हैं, फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है, वो दोबारा कभी लाइफ टाइम में नहीं होती हैं बीमारियां। तो ये भी एक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भाई ये भी हमारी बॉडी में एक बार ये बीमारी हो गई तो हमारी एंटीबॉडीज़ को समझ में आ गया कि अरे इस वाले पैथोजन से इस तरीके से लड़ता है, तो उसके अगेंस्ट उसका, हमारी बॉडी बहुत बढ़िया चीज़ है, तो हमारी जीन्स में वो, मेमोरी में वो, एंटीबॉडीज़ में वो स्टोर हो जाती है कि हाँ इस वाली डिजीज़ से इस तरीके से लड़ना है, इस पैथोजन को इस तरह किल करना है। तो वो दोबारा पैथोजन हमारी बॉडी में जब भी एंटर करता है तो बॉडी इज़ रेडी टू टेक एक्शन, और वो बीमारी दोबारा हमें नहीं होती है। तो ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो आपकी बॉडी में कह रही थी मैं, आपकी बुक में देखते हैं क्या दे रखा है। व्हेन अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी, द WBCs प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। WBCs हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं, और WBCs क्या है, बेसिक सॉरी एंटीबॉडीज क्या है, बेसिकली दे आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं, दे अटैक द पैथोजेंस एंड किल देम। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू किल पैथोजेंस एंड रेजिस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है, ताकत है, स्ट्रेंथ है कि हम कितने ज़्यादा पैथोजेंस को किल कर सकते हैं, दैट इज़ आर इम्यूनिटी। ठीक है, सम एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिंस बर्थ। ठीक है, ये इनहेरेंट या नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है, हमारी बॉडी में पहले ही प्रेजेंट होते हैं जब हम पैदा होते हैं। तो ये हमें थोड़े कुछ महीनों के लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इम्यून रखते हैं। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाते हैं। तो वी नीड टू अक्वायर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। उसके लिए जो है ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, उनको बोलते हैं। तो इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स आर मेड इम्यून अगेंस्ट what is given against various diseases. It is achieved by a technique called vaccination. ठीक है, इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू अचीव करते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू अचीव करते हैं। अब वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या है? इट इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन अ वेरी वेरी वीक फॉर्म और डेड फॉर्म और स्लाइटली एक्टिव फॉर्म। वो जब हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, मतलब बॉडी ने वही इमेज क्लिक कर ली, पिक्चर खींच, फोटो खींच ले ली, पिक्चर सेट हो गई दिमाग में उन सेल्स के। अब वो क्या करेंगे, वो दे विल नो हाउ टू फाइट। तो जब ये दोबारा से ये बीमारी आएगी, अटैक करेगी, तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग होगी, उस बीमारी को होने नहीं देगी, किल कर देगी वहीं पे। तो ये जो प्रैक्टिस है जहाँ पे कि हम इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन, दैट इज नोन एज प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन। ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में होता क्या है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी। साइंटिफिकली इस टेक्निक को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, और जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, तभी आपने देखा कि वैक्सीन लगने के बाद फीवर आता है हल्का सा। तो फीवर क्यों आता है? फीवर इसलिए आता है क्योंकि हमारे WBCs, वैक्सीन में जो जर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए ना, हमारे WBCs उससे फाइट कर रहे हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ वाई बॉडी हैज़ फीवर। हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इट वाज लॉन्च इन इंडिया 1995। 0 to 5 मतलब पैदा होता है बच्चा, उससे लेके 5 साल की उम्र तक ये ओरल पोलियो वैक्सीन OPV दी जाती है, पोलियो ड्रॉप्स।
एंड दिस प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, ह्यूज सक्सेस अचीव हुई है इससे। एंड 2012 के बाद हमारी कंट्री में पोलियो का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो मतलब 22 और अभी 23 स्टार्ट हो गया है, तो करीब ये कितने 27 ईयर्स तक चला है ये प्रोग्राम। और 2012 में मतलब 12 और 5 17 ईयर्स में इसने अपनी जो इसकी एम था वो अचीव कर लिया। स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। ओके, वैक्सीनेशन हो गया। इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू डेवलप होती है। जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन की भी एक साइंटिफिक डेफिनेशन दे रखी है, स्मॉल डोज ऑफ डेड और वीकेंड disease causing microbe that do not cause disease but gives immunity against a particular disease is called a vaccine। ठीक है, बहुत कम डोज देते हैं, उसमें डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या वीकेंड फॉर्म में होता है, बहुत अपनी कमज़ोर फॉर्म में होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ताकि वो जाके बीमारी कॉज नहीं करेगा। लेकिन वो जब जाता है बॉडी के अंदर तो हमारी एंटीबॉडी को उसका इम्प्रिंट मिल जाता है, उसका जेनेटिक इम्प्रिंट मिल जाता है, और हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि इससे फाइट कैसे करनी। तो जब वो एक्चुअली अपनी पूरी फॉर्म में कहीं से इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी तैयार है उससे फाइट करने के लिए। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। ओके, तो ये वही दे रखा है कि व्हेन द वीकेंड पैथोजेंस एंटर द बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन दे फंक्शन एज एंटीजेंस। एंटीजेंस फॉरेन प्रोटीन की तरह फंक्शन करते हैं। तो हमारी जो हेल्दी बॉडी है उसकी एंटीबॉडीज एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं, उनको किल कर देती हैं। सो एंड दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर यूजुअली फॉर अ लाइफ टाइम। तो एक बार वैक्सीन लेते हैं वो जिंदगी भर काम करती है। When the same pathogens enter the body for the second time, these antibodies attack the pathogens and kill them. This is how the vaccine works. तो ये vaccination का principle है। Several diseases like cholera and tuberculosis can be prevented by vaccination। तो vaccination बहुत ज़रूरी है बच्चों का। ठीक है, ये वैक्सीनेशन आजकल सब गवर्नमेंट तो फ्री में कराती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में होता है, प्राइवेट में भी होता है, वो थोड़ा सा कॉस्ट होती है उसकी, अदरवाइज गवर्नमेंट फ्री में कराती है। तो अ वैक्सीन कैन ईदर बी इंजेक्टेड और इट कैन बी गिवन ओरली। हमने सबने वैक्सीन ली हुई है, अपने बच्चों को भी दी हुई हैं, है ना। अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट अ पर्टिकुलर एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर एज में वैक्सीन दी जाती है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन की एक एज होती है। दिस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल और शेड्यूल। वैक्सीनेशन जो है वो किन किन मेथड से बनाई जाती है, कुछ कॉमन वैक्सीन्स के नाम बता दूं मैं आपको, यहाँ लिख देती हूँ। जैसे एक है, ये आपको पता होने चाहिए, जैसे DPT, ये 3 बीमारियों के अगेंस्ट काम करती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ठीक है। BCG, ये बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ये TB के अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। ये दोनों इंजेक्शन के थ्रू लगती हैं। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो के अगेंस्ट है ना, ड्रॉप्स दी जाती हैं। देन एंटी टाइफॉइड वैक्सीन होती है जो कि टाइफॉइड के अगेंस्ट काम करती है। एंटी मीजल्स की वैक्सीन होती है। ऐसी और भी बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं जो कि बच्चों को दी जाती हैं, जो विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव। हेपेटाइटिस A एंड B की भी वैक्सीन लगती है, वो भी सबको लग गई होगी आई एम श्योर। अब तो कोविड की वैक्सीन आ गई है। तो ये सारी वैक्सीन्स जो हैं ये हमें सीरियस इलनेसेस से बचाती हैं। और वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड्स। अब मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट इज थ्रू डेड जर्म्स, मतलब कि डेड पैथोजन को लेके उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने कोई भी हमारा जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम इंजेक्ट करने वाले हैं उसको बॉडी में, उसमें डेड पैथोजन लेते हैं और वो बॉडी में इंजेक्ट करके वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल है टैब वैक्सीन, जो एंटी टाइफॉइड वैक्सीन है ना, दैट इज टैब वैक्सीन। देन सॉक्स वैक्सीन फॉर पोलियो एंड वैक्सीन फॉर रेबीज। तो पोलियो की वैक्सीन जो है OPV, दैट इज सॉक्स वैक्सीन। ठीक है, ये सारी डेड जर्म्स हैं। उसके बाद लिविंग या वीकेंड, लिविंग जर्म्स हैं लेकिन वीकेंड है, इनकी पोटेंसी बहुत कम है, बहुत वीक जर्म्स हैं या बहुत कम क्वांटिटी में हम इंजेक्ट करते हैं, ये बीमारी कॉज नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो नो हाउ, इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना, वो हमारी एंटीबॉडीज़ को पता चल जाता है। तो दे आर मेक यूज फ्रॉम एग्जाम्पल्स हैं इसकी मीजल्स की और BCG की वैक्सीन। मीजल्स और BCG की वैक्सीन जो है ये वीकेंड जर्म्स के थ्रू बनती है या मैन्युफैक्चर होती है, और इसका प्रिंसिपल ये है। देन लिविंग जर्म्स के थ्रू, लिविंग पैथोजेंस को भी हम यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए या वैक्सीन में इंजेक्ट करते हैं। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसमें क्या होता है, लिविंग पैथोजन होते हैं, कम होते हैं लेकिन लिविंग होते हैं।
फिर टॉक्सिन्स या टॉक्सॉइड्स, उनके थ्रू भी वैक्सीनेशन की जाती है। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? कुछ टॉक्सिन्स हैं जिनको कि बैक्टीरिया सीक्रीट करते हैं, जब वो काम करते हैं तो अपनी बॉडी से वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, दोज टॉक्सिन्स आर नोन एज टॉक्सॉइड्स। उन टॉक्सॉइड्स को भी वैक्सीन्स की तरह यूज़ करते हैं। पहले उसमें थोड़ी सी फॉर्मलिन ऐड करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन है फॉर्मलिन, वो ऐड करते हैं ताकि वो जो टॉक्सिन है ना वो थोड़ा सा वीक हो जाए, हार्मलेस हो जाए, लेकिन इट रिटेन्स, उतना वीक नहीं होता कि वो मतलब बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए। तो जब वो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी पहचान जाती है कि हाँ ये फॉरेन मटेरियल है, उसकी जेनेटिक इम्प्रिंट को अपने दिमाग में सेट कर लेती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल्स हैं डिप्थीरिया एंड टेटनस की जो वैक्सीन है वो इस टॉक्सॉइड मेथड के थ्रू बनती है, मतलब बैक्टीरिया के टॉक्सॉइड्स को ही इंजेक्ट करते हैं, पहले उसको हार्मलेस बना देते हैं, तो वो बीमारी कॉज नहीं करेगा। देखो यहाँ पे हमारे वैक्सीन बनाने का मेन प्रिंसिपल क्या है, वैक्सीन का जो मेन क्या कहें कि प्रिंसिपल है या मेन आइडिया है या जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि हमारी बॉडी को पहले, मतलब आप किसी एनिमी से फाइट करें, किसी दुश्मन से फाइट करें या कोई कंपटीशन है, तो आप क्या करोगे कि अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता करोगे ना कि भाई उसके क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमें उससे कैसे डील करना है, तभी तो हम इससे इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। तो सेम विद वैक्सीनेशन कि हम जो हमारा पैथोजन है उसकी स्टडी कर लेते हैं, वो पैथोजन जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट और उसको किल कर देती है। तो अब हमारी बॉडी की मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है कि हाँ इस तरीके से इस पैथोजन को इस प्रोसेस से किल करना है। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रैटेजी बिहाइंड दिस प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, देन हार्मफुल एडिक्टिव डिजीजेस। हार्मफुल एडिक्टिव डिजीजेस क्या हैं? ऐसी डिजीजेस, सॉरी, हार्मफुल एडिक्टिव सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बंदे को ना एडिक्ट बना दें। एडिक्ट बनाने का मतलब कि उसको आदत हो जाती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। नशा होता है ना, तो वो उतना ज़्यादा यूज टू हो जाता है कि उसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो सब्सटेंसेस दैट मेक अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम आर कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंसेस। ये कौन कौन से होते हैं? टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारे एडिक्शंस हैं, एडिक्टिव सब्सटेंसेस, दे कॉज वेरी वेरी सीवियर एडिक्शंस और इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले टोबैको। टोबैको आपको पता है तंबाकू बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, इट इज़ कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ बीड़ी, सिगरेट एंड सिगार। कई लोग उसको ऐसे ही रब करके, आपने देखा होगा लोअर क्लास पीपल, मजदूर वगैरह जो वर्कर्स हैं, आई सीन लेडीज़ ऑल्सो, वो ऐसे रब करके उसको या तो स्मेल करते हैं या उसको खाते हैं, स्नफ की तरह यूज़ करते हैं, मीन स्मेल करते हैं या फिर उसको च्यू करते हैं। इट कंटेन्स निकोटीन। टोबैको में जो केमिकल है जो कि बहुत हार्म करता है वो है निकोटीन। ठीक है, निकोटीन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल और ये कैंसर कॉज करता है अल्टीमेटली। तो स्मोकिंग ऑफ टोबैको इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। टोबैको च्यूइंग लीड्स टू ओरल कैंसर। स्मोक करेंगे तो लंग कैंसर होगा, च्यू करेंगे तो ओरल कैंसर होगा। निकोटीन प्रेजेंट, निकोटीन करता क्या है? इट कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उनके डायमीटर को रिड्यूस कर देता है, तो ब्लड पे, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन जो आप स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं उनकी जो फ्यूम्स निकलती हैं, दे कंटेन वेरी पॉइजनस गैसेस। तो ये स्मोकर्स अपनी हेल्थ को भी डैमेज करते हैं, उनके साथ साथ जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको भी, वो इनहेल कर रहे हैं उस स्मोक को, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो मतलब यहाँ पे पैसिव स्मोकर्स भी सफ़र करते हैं बेचारे। जैसे कोई बंदा है उसकी वो स्मोक कर रहा है, उसकी फैमिली तो स्मोक नहीं कर रही, उसके बच्चे हैं, वाइफ है, वो भी पैसिव स्मोकर्स बन गए क्योंकि वो स्मोक को इनहेल करें, तो दे विल ऑल्सो बी हार्म्ड। वहाँ पे जिसकी इम्यूनिटी सबसे कम होगी वो सबसे पहले अफेक्ट हो जाएगा। सो आपने देखा होगा स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है एंड इसको ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत सारी जगह पे स्मोकिंग बैंड है, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैंड होती है, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक। ओके, देन स्मोकिंग, ये वही सेकेंड हैंड स्मोक, वही वाली बात जो मैंने अभी बोली ना, इनको बोलते हैं पैसिव स्मोकर्स। खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन इनको डैमेज उतना ही होगा जितना कि स्मोकर को हो। ठीक है, वो बोलते हैं पैसिव स्मोकर्स। देन अल्कोहल। अल्कोहल इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, ये सब बहुत सारी वैरायटी हैं। इससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहले माइंड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है, बॉडी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से, क्योंकि माइंड की अलर्टनेस ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब भी आप नाइन्थ में डिटेल में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो।
एंड इट ऑल्सो कॉजेज सिवियर डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड लिवर. लिवर हमारा बर्बाद हो जाता है ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से, वो अपना काम करना बंद करता है. लिवर खराब हो गया तो आपका डाइजेशन खराब, द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव. लिवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ आप लोगों को. 9th क्लास में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. लिवर हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन. वाई इज इट नॉट एडवाइज टू ड्रिंक एंड ड्राइव. भाई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि योर कोऑर्डिनेशन हैज़ बीन डिस्टर्ब, तो आप एक्सीडेंट कर दोगे, खुद मरोगे, दूसरों को भी. तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल. देन नार्कोटिक ड्रग्स. नार्कोटिक ड्रग्स क्या हैं? जो कि नम्बनेस इंड्यूस करती हैं, मीन्स पर्सन को नम्ब बनाते हैं. नम्ब का मतलब सुन्न हो जाता है आपका दिमाग, आप रिएक्ट करने के लायक ही नहीं रहते हैं. Harmful drugs that induce hallucination, numbness, sleep, and cause feeling of excitement in human beings are called narcotic drugs. इन सारे उल्टे काम होते हैं. ये सारी ड्रग्स आपने पढ़ा ही होगा, आप लोग काफ़ी अवेयर हैं. इवन मैं कहती हूँ मेरे से भी ज़्यादा अवेयर होते हैं कई चीज़ों में तो बच्चे आपकी उम्र के. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि इनको कभी भी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करना है, ट्राई नहीं करना है ना. ट्राई आउट नहीं करना है कि अरे ट्राई करके देखते हैं कि हाउ डज इट फील. डोंट गो फॉर इट. दीज आर ड्रग्स, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल. दे इंड्यूस नम्बनेस, मतलब बॉडी को बिल्कुल नम्ब बना देते हैं, आप रिएक्ट करने के लायक ही नहीं रहते हैं. हेल्यूसिनेशन मीन्स यू कीप ऑन इमेजिनिंग थिंग्स कि अरे यहाँ पे ये हो रहा है. इमेजिनेशन वर्चुअल रियलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, तो हेल्यूसिनेट करता है बंदा. और एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है, उसकी वजह से लोग इसको नशा करते हैं कि भाई उस एक्साइटमेंट को रीच करने के लिए. दिस इज़ वेरी हार्मफुल. सबसे ज़्यादा जो नार्कोटिक ड्रग्स यूज़ होती हैं, दे आर ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन एंड मारिजुआना. ठीक है. दे कॉज सीरियस डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती हैं, वो रिकवरी के बियॉन्ड हो जाते हैं ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो. और बाकी फिजिकल डैमेज तो होता ही है बॉडी में. दे अफेक्ट विजन, आईसाइट, हियरिंग कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी. मतलब आपकी बहुत सारे सिस्टम नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं. और इंजेक्शंस के थ्रू अगर नार्कोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, इंजेक्ट करते हैं ना ड्रग्स, तो वो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे लोग उस नीड को शेयर करते हैं, तो इट ऑल्सो कॉजेज एड्स. ये अमेरिका में इसी से एड्स जो है इसी से ज़्यादा फैला. फिर इंडिया में भी ये आ गया. वो देवानंद और जीनत अमान का वो है ना मूवी, नाम नहीं ध्यान मुझे, हरे रामा हरे कृष्णा गाना जो है. सो दैट इज ऑल दिस. ओके, वन शुड नॉट indulge in these things. ओके देन एक्सरसाइज. ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत बड़ा नहीं था. एक्सरसाइज देख लेते हैं. लेकिन ना ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि 1 मार्क भी जिस बच्चे को 100% चाहिए उसके लिए हर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट. फ्राइड फूड, जंक फूड, स्टेल फूड, यस बैलेंस डाइट खानी चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन सही है. Then is why should we wash sorry, when should we wash our hands before and after eating food, after going to the toilet? Both of these, दोनों टाइम पे दोनों सिचुएशंस में वॉश करना चाहिए. व्हाट डू WBCs प्रोड्यूस व्हेन पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी. पैथोजेंस जब एंटर करते हैं तो हमारी WBCs एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं. एंटीजन जो है वो फॉरेन प्रोटीन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, एंटी हेपेटाइटिस पोलियो की है भाई, सॉक्स वैक्सीन, टेटनस की है. एड्स की वैक्सीन नहीं है, तो एड्स इज योर करेक्ट ऑप्शन. अ वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर थ्रू डेड जर्म्स, लिविंग वीकेंड जर्म्स, बोथ ऑफ दीज. ठीक है, दोनों से बनती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिक्टिव सब्सटेंस. टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स एंड टी भी एडिक्टिव होती है, लेकिन इन तीनों से तो बेटर है. टी इज़ ऑल्सो एडिक्टिव. चाय पीने की आपको आदत पड़ जाती है. देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि सुबह चाय नहीं मिले तो उनके सिर में दर्द हो जाता है. आई एम ऑल्सो वेरी एडिक्टेड टू टी. आई एम अ ग्रेट कंज्यूमर. कंजम्पशन बहुत है मेरा टी का. तो टी इज़ ऑल्सो एन एडिक्टिव सब्सटेंस. बट इन तीनों से कंपेयर करें तो इट इज़ लेसर ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स. टी इज़ ऑल्सो हार्मफुल. नार्कोटिक ड्रग्स इंड्यूस. नार्कोटिक ड्रग्स क्या इंड्यूस करते हैं? नम्बनेस, स्लीप एंड हेल्यूसिनेशंस, फीलिंग ऑफ हेटनेस, बोथ ए एंड बी. हेटनेस नहीं बल्कि जॉय एंड एंजॉयमेंट की फीलिंग इंड्यूस करते हैं, तो बोथ ए एंड बी. टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज वी शुड नॉट अलाउ स्टैग्नेशन ऑफ वाटर. ठीक है, रुके हुए पानी में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं,
तो वी शुड नॉट अलाउ, पानी को कहीं भी इकट्ठे नहीं होने देना है। और जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ पे क्या डाल देना है, केरोसिन डाल देना है या ऐसे कोई वो डाल देना है ताकि वो किल हो जाए, उनके लार्वा जो हैं मॉस्किटोज के। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू किल पैथोजेंस एंड रेजिस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है जिससे वो ये डिजीज को रेजिस्ट करती है, किल कर देती है पैथोजन को, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। द प्रोग्राम विच आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के लिए जो प्रोग्राम है वो है इम्यूनाइजेशन। Immunity against a particular disease can be developed by vaccination. Tobacco contains nicotine that harms human beings. Tobacco में नीकोटीन है जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। So this was all about these things. Now we are going to study about next lecture में first aid and जो भी है रिमेनिंग वो देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से फर्स्ट एड के बाद फिर आपकी एक्सरसाइज ही है। ओके, सो टेक केयर, और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो डू